कहानी की शुरुआत होती है साइबेरिया की एक सुनसान जेल से, जो गहरी बर्फ के बीच कहीं छुपी हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रशियन फोर्सेस ने बहुत सारे जर्मन सोल्जर्स को पकड़ लिया था और उनसे जबरदस्ती मेहनत करवा रहे थे। उन्हें दिन रात कोयले की खानों में काम करना पड़ता था। जेल में ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई भागने की कोशिश तक नहीं करता था। क्यों? क्योंकि चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और सबसे नजदीक वाला शहर भी 14,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर था। भागना सिर्फ खतरनाक नहीं था, बल्कि उस कड़ी ठंड में मौत की सजा जैसा था। किसी के पास बचने का कोई मौका नहीं था, लेकिन एक कैदी था जिसकी उम्मीद अभी जिंदा थी। उसका नाम था रीड, समझदार और पक्के इरादे वाला। रीड को उस जेल में 25 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसने ये मानने से इनकार कर दिया था कि उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। उसे अपनी पत्नी और बेटी की याद आती थी और दिल ही दिल में उसे यकीन था कि वो बाहर निकल सकता है। एक दिन वो मौका आखिरकार आ ही गया। उसने जेल से निकलने वाली एक कोयले की ट्रेन में छुपने का रास्ता ढूंढ लिया। जैसे ही ट्रेन उस बर्फीले रात में आगे बढ़ी, रीड ने ऊपर देखा और सितारे दिखे। कई सालों में पहली बार उसे सच में आजादी महसूस हुई, लेकिन उसकी आजादी ज्यादा देर तक नहीं चली। ट्रेन जेल से थोड़ी दूर ही रोक दी गई और जब रीड ने बाहर देखा तो एक रशियन सोल्जर पहले ही वहाँ खड़ा था, उस पर बंदूक ताने हुए। रीड पकड़ा गया। इस बार उसे दोबारा अंदर बंद करने के बजाय उन्होंने उसे एक खुले सेल में फेंक दिया। वहाँ ना कोई छत थी, ना कोई सहारा, बस बर्फ, हवा और जमाने वाली बारिश थी। उसे पूरे 2 दिन तक वही छोड़ दिया गया। तीसरी सुबह प्रिजन वार्डन उसके पास आया। उसने ना तो चिल्लाया और ना ही धमकी दी। उसने बस इतना कहा, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रीड को कुछ समझ नहीं आया जब तक उसे बाकी कैदियों के पास वापस नहीं ले जाया गया। वो सब डंडे और लोहे की रॉड लेकर एक घेरे में खड़े थे। उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि रीड के भागने की वजह से उन्हें सजा दी गई थी और अब वो किसी पर अपना गुस्सा निकालना चाहते थे। बिना सोचे समझे उन्होंने उस पर हमला कर दिया। रीड को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसे उठाकर जेल के हॉस्पिटल में लाना पड़ा। डॉक्टर, जो खुद भी एक जर्मन कैदी था, उसने रीड की मदद करने की पूरी कोशिश की। जब रीड ने आखिरकार अपनी आंखें खोली, कमजोर और टूटा हुआ, उसने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, मैं फिर से भागने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस बार मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डॉक्टर उसे हैरान होकर देखता रह गया। इतना सब होने के बाद भी रीड हार मानने के लिए तैयार नहीं था। डॉक्टर ने रीड की तरफ देखा और उसे बताया कि जेल से भागना लगभग नामुमकिन है। अगर वो बाहर निकल भी गया तो बाहर की कड़ी ठंड उसे मार देगी। लेकिन फिर उसने एक और कड़वा सच बताया, अंदर रहने का मतलब भी एक धीमी मौत ही था। जिन कोयले की खानों में वो काम कर रहे थे वो जहरीले कार्बन से भरी थी और हर सांस उन्हें कैंसर जैसी बीमारियों के करीब ले जा रही थी। तभी डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा जिसकी रीड को उम्मीद नहीं थी। उसने रीड को कहा कि वो एक आखिरी बार भागने की कोशिश करे, चाहे जो भी हो जाए। उसने एक छोटा स्टोरेज बॉक्स खोला और रीड को अपने सारे गर्म कपड़े, जूते, ग्लव्स, एक मोटा कोट, वो सब कुछ दे दिया जो उसने छुपाकर इकट्ठा किया था। फिर उसने हिफाजत के लिए एक बंदूक दी। उसने रीड को बताया कि रशियन सोल्जर्स अक्सर रेलवे लाइन के पास खाना छुपाते हैं और अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो वो उस पर जिंदा रह सकता है। रीड ने पूछा कि वो ये सब क्यों दे रहा है, तो डॉक्टर ने बस इतना कहा, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। वो खुद भागने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन बस एक हफ्ते पहले ही उसे पता चला कि उसे कैंसर है। डॉक्टर को मालूम था कि वो 1 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। रीड के जाने से पहले डॉक्टर ने उसे एक लंच बॉक्स दिया और कहा, अगर तुम पहुंच जाओ तो प्लीज ये मेरे परिवार को दे देना। उन्हें कहना कि मैं बाहर नहीं निकल पाया। उस रात रीड फिर से भागा, इस बार पैदल। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो अंधेरे में आगे बढ़ता रहा, बर्फ और ठंडी हवा को चीरता हुआ। सुबह होने पर भी वो नहीं रुका। उसे डर था कि सोल्जर उसे ढूंढ लेंगे और वहाँ जेल में वार्डन को उसके भागने का पता चल चुका था। वो डॉक्टर के क्वार्टर की तरफ भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने खुद को समाप्त कर लिया था। उसे पता था कि अगर वो एक कैदी की मदद करते हुए पकड़ा गया तो क्या होगा। वो बच नहीं पाता, इसलिए उसने अपना रास्ता चुन लिया। वार्डन ने तुरंत सोल्जर्स की टीम भेजी और हुक्म दिया कि रीड को जिंदा वापस लाया जाए। उन्होंने कई दिनों तक तलाश की, लेकिन भारी बर्फ ने रीड के पैरों के निशान पहले ही मिटा दिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो तूफान में कहीं गायब हो गया हो। ज्यादातर लोगों को लगा कि वो ठंड से मारा गया होगा, लेकिन वार्डन को यकीन था। उसे पता था कि रीड उससे कई ज्यादा मजबूत है। उसे पता था कि ये आदमी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, और वो सही था। बर्फ के बीच रीड अभी भी आगे बढ़ रहा था, थका हुआ, जमा हुआ, भूखा, लेकिन फिर भी चलता हुआ।
उसके भागने के 9वें दिन जब ऐसा लगा कि आखिरी वक्त करीब है, तभी अचानक उसे अपने पीछे कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक स्लेड उसकी तरफ तेजी से आ रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, स्लेड उससे टकराई और आगे निकल गई। रीड की आंखें फटी की फटी रह गई और उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक वहम था। वो कुत्ते, वो स्लेड, कुछ भी सच नहीं था। सच तो ये था कि वो पिछले 9 दिनों से पैदल चल रहा था। उसका खाना खत्म हो चुका था, उसका शरीर थक चुका था और हर कदम पहले से भारी लग रहा था। भूख उसे अंदर ही अंदर खा रही थी और उसके पैर मुश्किल से हिल रहे थे, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। दिन गुजरते गए और उसकी ताकत खत्म होती गई। आखिरकार उसके शरीर ने जवाब दे दिया। वो बेहोश होकर बर्फ में गिर गया। घंटों बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब उसे अपने आसपास एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, उसने अपना सर घुमाया और वहाँ थोड़ी दूर पर एक सील थी। कई दिनों में पहली बार रीड की आंखों में चमक आई। उम्मीद की एक किरण वापस लौट आई। उसने कांपते हाथों से अपनी बंदूक निकाली, उसे उठाया और निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ थरथरा रहे थे। कमजोरी उस पर हावी हो गई और गोली मिस हो गई। सील तेजी से भाग गई। रीड का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो छोटा सा जानवर ही उसके बचने का इकलौता मौका था। वो उसको खो नहीं सकता था। उसने खुद को जबरदस्ती उठाया और उसके पीछे भागा, लेकिन जैसे ही वो तेजी से दौड़ा, उसके नीचे की बर्फ फट गई और 1 सेकंड के अंदर वो जमाने वाले ठंडे पानी में गिर गया। उसका पैर किसी नुकीली चीज से टकराया और तेज दर्द महसूस हुआ। फिर भी उसने खुद को बाहर निकाला, भीगा हुआ, चोटिल लेकिन पक्के इरादे के साथ। वो बर्फ में लंगड़ाते हुए सील का पीछा कर रहा था। जैसे ही वो जीव एक चट्टान के पीछे गायब होने वाला था, उसने गोली चलाई और इस बार उसने उसे शूट कर दिया। वो 1 सेकंड के लिए वहाँ शॉक में खड़ा रह गया और फिर सुकून के साथ अपने घुटनों पर गिर गया। कई दिनों तक भूखा रहने के बाद ये पल किसी चमत्कार जैसा था। रीड के पास अब खाना था। उसने गोश्त पकाया, पेट भरकर खाया और आखिरकार आराम किया। उस रात कई हफ्तों में पहली बार वो भरपेट सोया, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। रीड अभी भी उस सफेदी की दुनिया में बिल्कुल अकेला था, जहाँ चारों तरफ बर्फ के सिवाय कुछ नहीं था। उसका दिमाग जवाब दे रहा था। वो खामोशी, वो अकेलापन किसी को भी पागल करने के लिए काफी था। लेकिन रीड ने खुद को संभाला। वो खुद से बातें करता, वो जोर जोर से अच्छे विचार दोहराता, वो खुद को याद दिलाता कि वो कौन है और उसे क्यों आगे बढ़ते रहना है। हर दिन वो कंपास से अपनी दिशा चेक करता ताकि वो सही रास्ते पे रहे। कई हफ्ते बीत गए और लगभग 2 महीने पैदल चलने के बाद कुछ अनबिलीवेबल हुआ। उसे एक पेड़ दिखा, सिर्फ एक छोटा सा अकेला पेड़ जो बर्फ में खड़ा था, लेकिन रीड के लिए वो किसी खजाने जैसा था। वो उसकी तरफ हंसते हुए भागा और उसे गले लगा लिया। उस पेड़ का एक ही मतलब था, बर्फ का मैदान आखिरकार खत्म हो रहा था। उसने उसे पार कर लिया था और जैसा उसने उम्मीद की थी, थोड़ा और आगे जंगल शुरू हो गया। सफेदी की जगह अब हरियाली ने ले ली थी। हवा की खुशबू बदल गई थी। वो सफर के सबसे बुरे हिस्से से बच निकला था। वो आखिरकार उस बर्फीली मौत वाली जगह से बाहर था और बहुत समय बाद रीड मुस्कुराया, उम्मीद से नहीं बल्कि जीत की खुशी में। उस रात रीड ने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की, आग जलाई और बहुत समय बाद पहली बार वो सुकून से सोया, पेड़ों से घिरे हुए, अपने शरीर पर गर्मी महसूस करते हुए और बिना किसी गार्ड या तारों के। उसे फिर से एक इंसान होने का एहसास हुआ। लेकिन अगला दिन और सुकून लाएगा या कोई नया बुरा सपना, ये कोई नहीं जानता था। कहीं और वार्डन अभी भी पागलपन की हद तक पीछे पड़ा था। उसने तलाश का दायरा 500 किलोमीटर तक बढ़ा दिया और हर सोल्जर को हुक्म दिया कि रीड को जिंदा या मुर्दा ढूंढ निकाले। इस बीच रीड जंगल से गुजर रहा था कि अचानक कहीं से एक भयानक बर्फीला तूफान आया। पेड़ों के बीच से हवा चीखने लगी। तूफान इतना ताकतवर था कि बड़े बड़े पेड़ भी जमीन से उखड़ रहे थे। जब रीड आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उनमें से एक पेड़ टूटकर सीधा उस पर गिर गया। वो वहीं मर जाता, लेकिन किस्मत ने उसे पूरी तरह नहीं छोड़ा था। उसी शाम 2 अनजान लोग वहाँ से गुजर रहे थे जो सोने की तलाश में थे। उन्होंने रीड को पेड़ के नीचे फंसा हुआ बेहोश देखा और तुरंत उसे निकालने के लिए भागे। उन्होंने उसकी जान बचा ली। उस पल से वो तीनों एक साथ सफर करने लगे। कई दिन तक उन्होंने उस बर्फीले जंगली इलाके में कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। आखिरकार वो एक नदी तक पहुँचे। उसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ी की एक छोटी सी नाव बनाई। जब वो नाव पर जा रहे थे, उनके बीच की खामोशी खत्म होने लगी। वो अपने बचपन की कहानियां शेयर करने लगे, उन यादों को जो बहुत दूर महसूस होती थी। लेकिन नदी का अपना ही प्लान था। लहरें अचानक तेज हो गई, नाव डगमगाने लगी। एक आदमी अपना बैलेंस खो बैठा और उस ठंडे पानी में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता था, वो डूब रहा था।
बिना सोचे समझे रीड ने उसके पीछे पानी में छलांग लगा दी। पानी से लड़ते हुए उसने उस आदमी को पकड़ा और उसे किनारे तक खींच लाया। उसकी जान बचा ली, लेकिन हर कोई इतना वफादार नहीं था। उसका तीसरा साथी जो लालच से भरा था, उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो उन्हें वही छोड़कर निकल गया, ये सोचकर कि वो मारे गए हैं। और जब वो अकेले उनके कैंप पहुंचा, उसने सारा सोना लिया और उस पर अपना हक जमा लिया। बाद में जब रीड और वो आदमी जिसने उसकी जान बचाई थी, तो उन्होंने उस लालची साथी को वहाँ इंतजार करते पाया। वो आदमी जो लगभग डूब गया था, उसने अपने उस धोखेबाज दोस्त की आंखों में देखा और गुस्से में आखिरकार अपनी बंदूक निकाली और उसे गोली मार दी। लाश को दफनाने के बाद रीड और उस आदमी ने बचा कुचा सामान बांधा और अपना सफर जारी रखा। महीने बीत गए, वो जंगलों और तूफानों से गुजरे, हमेशा ये उम्मीद लिए कि कहीं जिंदगी के निशान मिल जाएंगे। लेकिन सर्दी वापस आ गई और जंगल फिर से बर्फ की मोटी तह के नीचे दब गया। सोना भारी था और रीड के साथी को उसे उठाने में मुश्किल हो रही थी। उसे पिछड़ता देख रीड ने मदद की पेशकश की। उसने कहा, थोड़ी देर इसे मुझे उठाने दो, लेकिन लालच दिमाग को भटका देता है। उस आदमी को शक हुआ कि रीड सोना चुराने की कोशिश कर रहा है। अचानक गुस्से और डर में उसने रीड को जमीन पर धक्का दिया और अकेला निकल गया। रीड बर्फीले जमीन पर जोर से गिरा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसका सर घूम रहा था, तेज दर्द हो रहा था और तभी उसे वो आवाज सुनाई दी, गुर्राने की आवाज। भेड़ियों का एक झुंड उसे घेर रहा था। रीड तड़प कर उठा और एक पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ा, एक भेड़िए ने उछलकर उसके पैरों में अपने दांत गड़ा दिए। वो दर्द से चीख उठा। वो पेड़ जो पहले से ही कमजोर था, दबाव से फट गया और टूट गया। रीड तुरंत जोर से नीचे गिरा। बर्फ में लेटे हुए भेड़ियों से घिरे रीड ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी जंगल में कुछ तेज गोलियां चलने की आवाज गूंजी। जब रीड ने अपनी आंखें खोली तो कुछ भेड़िए बर्फ में बेजान पड़े थे, बाकी सब पेड़ों के बीच गायब हो चुके थे। पास ही कुछ शिकारी खड़े थे जो करीब के ही एक गांव के रहने वाले थे। उन्होंने भेड़ियों की आवाज सुन ली थी और सही वक्त पर वहां पहुंच गए। शिकारी रीड को उठाकर अपने गांव ले गए। वहां के लोगों ने उसके जख्मों का इलाज किया, उसे खाना दिया और आखिरकार पनाह दी। सालों तक भागने, छुपने, खून बहाने और जमने के बाद रीड आखिरकार पहुंच गया था। वो इंसानी बस्ती तक पहुंच चुका था। रीड गांव वालों की इस दरियादिली से बहुत प्रभावित हुआ। वो वहां कई दिनों तक रुका और उन्होंने उसे अपने परिवार की तरह रखा। उसे वो खाना, छत और गर्मी दी जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। वार्डन का साइन किया हुआ एक खत आया। उसमें चेतावनी दी गई थी कि एक जर्मन सोल्जर जेल से भाग गया है और जो भी उसकी मदद करेगा उसे गद्दार माना जाएगा। रीड जितना चाहे वहाँ रुकना चाहता हो, लेकिन वो उन लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता था जिन्होंने उसकी मदद की थी। भारी मन से उसने जाने का फैसला किया। उसके निकलने से पहले गांव वालों ने उसे कुछ जरूरी सामान और एक वफादार शिकारी कुत्ता दिया ताकि वो अकेला ना रहे। बहुत समय बाद रीड को अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। वो और वो कुत्ता कई दिनों तक सफर करते रहे, जब तक कि वो एक लकड़ी की मिल तक नहीं पहुँचे। कुत्ता भूखा था और खाने की तलाश में अंदर भागा। रीड उसके पीछे गया, लेकिन वहाँ कुछ मजदूरों ने उसे पहचान लिया और मालिक के पास ले गए। रीड ने उसे सब कुछ बता दिया, उसका भागना, उसका सफर और वो साल जो उसने भागते हुए गुजारे थे। मजदूरों को उस पर तरस आया। उन्होंने उसे खाना दिया और मालिक ने रीड के लिए एक ट्रेन का इंतजार किया जो जर्मनी की तरफ जा रही थी। रीड का दिल उम्मीद से भर गया। शायद वो आखिरकार घर जा रहा था, लेकिन वो उम्मीद जल्द ही टूट गई। रीड को नहीं पता था कि मिल के मालिक ने वार्डन को खबर दे दी थी। जब ट्रेन अगले स्टेशन के पास पहुंची, रीड ने डोर से सोल्जर्स को इंतजार करते देखा। उसका दिमाग तुरंत चलने लगा। ट्रेन रुकने से पहले ही वो कूद गया और भागा। रशियन गार्ड्स ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। रीड ट्रैक्स पर तेजी से दौड़ा, लेकिन अचानक कहीं से वार्डन बिल्कुल उसके सामने आ गया। उसका दिल बैठ गया। लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। जैसे ही वार्डन ने उसे पकड़ने के लिए हाथ उठाया, रीड का कुत्ता वार्डन पर झपटा। उसने उसे जोर से काटा और पीछे गिरा दिया। उस एक पल ने रीड को दोबारा भागने का मौका दे दिया, लेकिन भागते वक्त उसके पीछे एक गोली चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो उसका कुत्ता गिरा हुआ था। दर्द ने उसे झंझोर दिया, लेकिन वो रुका नहीं। वो और तेजी से दौड़ा, एक ब्रिज पर चढ़ा और गुजरती हुई ट्रेन पर छलांग लगा दी। बस ऐसे ही वो एक और बार फिर से हवा में गायब हो गया। साल बीत गए और अब 1952 था। रीड को जेल से भागे हुए 7 साल हो चुके थे। वो सेंट्रल एशिया के किसी गांव के मेले में भटक रहा था, थका हुआ और भूखा। खाने की खुशबू उसे एक स्टॉल की तरफ खींच लाई जहां 2 लड़कियां पैनकेक बेच रही थी। उसे वो चाहिए था, पर उसकी जेब खाली थी। जब वो उदास होकर मुड़ा तो एक लड़की ने उसे देख लिया। बिना कुछ कहे उसने एक टुकड़ा तोड़ा और उसे पकड़ा दिया। रीड थोड़ा हिचका, फिर शुक्रगुजारी के साथ उसने ले लिया। उसने बहुत समय से ऐसी हमदर्दी नहीं चखी थी।
रीड की नजर से दूर भीड़ में एक आदमी ये सब कुछ देख रहा था। एक खामोश दिखने वाला जूइश, उम्रदराज और गंभीर। जब रीड बाद में आराम करने के लिए पास के एक चर्च में गया तो उस आदमी ने चुपचाप उसका पीछा किया। चर्च में वो आदमी, वो भी कभी कैदी रह चुका था, लेकिन रीड को पकड़वाने के बजाय उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। वो चुपचाप रीड को अपने घर ले गया, जहां सालों में पहली बार रीड ने आईने में खुद को देखा और शेव किया। ये अपने अतीत को छोड़ने जैसा था। उस आदमी ने एक नकली पासपोर्ट का इंतजाम भी किया ताकि रीड आखिरकार रशियन बॉर्डर पार करके जर्मनी जा सके। रीड उसकी इस मेहरबानी से दंग रह गया। जाने से पहले उसने दिल से उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और अपने सफर के आखिरी हिस्से पर निकल पड़ा। हफ्ते बीत गए और रीड आखिरकार रशियन बॉर्डर पर पहुंच गया। उसने तेजी से धड़कते दिल के साथ वो नकली पासपोर्ट सोल्जर को दिया। क्या होगा अगर उन्होंने उसे पहचान लिया? क्या होगा अगर उन्होंने नकली पासपोर्ट पकड़ लिया? लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब सोल्जर ने बस सर हिलाया और उसे जाने का इशारा किया। रीड दंग रह गया और फिर वो हंसने लगा। सालों में पहली बार ये सुकून और आजादी की हंसी थी। वो चलता रहा और जल्द ही वो उस ब्रिज पर पहुंच गया जो सीधा जर्मनी जाता था, उसका देश, उसकी आजादी। लेकिन जैसे ही वो ब्रिज के बीच में पहुंचा, एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। वो वहीं जम गया। उसके सामने वार्डन खड़ा था। रीड ने पीछे मुड़कर देखा और एहसास हुआ कि वो अभी भी रशियन जमीन पर था। इसका मतलब था कि अगर वार्डन चाहता तो वो उसे वहीं गिरफ्तार कर सकता था। एक पल के लिए लगा जैसे सब कुछ फिर से बिखर गया। सालों का संघर्ष, वो दर्द, सब बर्बाद होने वाला था। लेकिन तब कुछ बिल्कुल अनोखा हुआ। वार्डन एक तरफ हट गया। उसने रीड की आंखों में देखा और कहा, ये दो सोल्जर्स के बीच की लड़ाई थी, मेरे और तुम्हारे बीच, और तुम जीत गए। जाओ अपनी जिंदगी जियो। रीड को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। वो आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा और बॉर्डर पार करके जर्मनी में दाखिल हो गया। वो आखिरकार घर था। जल्द ही वो उस जगह पहुंच गया जिसके सपने उसने हर दिन देखे थे, उसका घर। दूर से उसने अपनी पत्नी और बेटी को चर्च जाते देखा। उसने चुपचाप उनका पीछा किया। पहले तो उसकी बेटी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन किसी वजह से उसने पीछे मुड़कर देखा और उस पल वो वहीं रुक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने उसे पहचान लिया था। बिना कुछ कहे वो भागकर उसके गले लगी। जल्द ही उसकी पत्नी भी वहां पहुंची। उनके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उन तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। सालों के दर्द, खामोशी और उम्मीद के बाद। और इसी तरह इस हैरत अंगेज सफर का अंत हुआ। हिम्मत, सर्वाइवल और जीने की कभी ना टूटने वाली इच्छा की एक सच्ची कहानी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।